मतलब सोचिए, रात के 11 बज रहे हैं, घर के सब लोग सो चुके हैं और तभी दरवाजे पर अचानक जोर से दस्तक होती है। बाहर पुलिस खड़ी है। अरे बाप रे, ये तो किसी भी आम इंसान का सबसे बड़ा दुष्स्वप्न है। बिल्कुल। पुलिस बताती है कि किसी ने एक एफआईआर दर्ज कराई है और उस एक पल में ना किसी भी इंसान का दिल बैठ जाता है, दिमाग एकदम सुन्न पड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे बस पूरी जिंदगी खत्म। बदनामी का डर, जेल जाने का खौफ। हाँ, लेकिन क्या हो अगर ये पता चले कि कानूनी नजरिए से एक एफआईआर की जो अहमियत है वो किसी रेस्टोरेंट के मेनू कार्ड से ज्यादा कुछ है ही नहीं। क्या बात है, ये तुलना बहुत सटीक है ना? तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी डर को डिकोड करने वाले हैं। हमारे पास जो सोर्सेज हैं आज, वो आशीष गुप्ता नाम के एक 40 वर्षीय नागरिक और एक कानूनी मार्गदर्शक के बीच हुई एक बहुत ही अमेजिंग और व्यावहारिक टेक्स्ट वार्तालाप पर आधारित हैं। मैंने भी वो टेक्स्ट देखे हैं, बहुत ही इंसाइटफुल हैं। हाँ, तो हमारा आज का मिशन इस बातचीत को डिकोड करके एक मिनी एलएलबी या कह लें लाइफ एलएलबी तैयार करना है। एक ऐसी गाइड जो हर इंसान के पास होनी चाहिए, ताकि ये जो सिस्टम है ना, ये अज्ञानता का फायदा उठाकर किसी का शोषण ना कर सके। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। बिल्कुल। और इस विषय की गहराई में जाना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। मैं बता रही हूँ, अगर हम सिर्फ आंकड़ों पर नजर डालें ना, तो भारत की अदालतों में करोड़ों मामले पेंडिंग है। करोड़ों? मतलब ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि इन करोड़ों मामलों में से एक बहुत बड़ा हिस्सा उन झूठी एफआईआर या मामूली विवादों का है जिन्हें सिर्फ कानूनी अज्ञानता के कारण इतना बड़ा बना दिया गया। मतलब लोग बिना बात के उलझ जाते हैं। एग्जैक्टली। आशीष और उस कानूनी मार्गदर्शक के बीच जो बातचीत हुई है वो एक बहुत ही जमीनी हकीकत को सामने लाती है। लोग अक्सर अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो बाद में उनके लिए फंदा बन जाती हैं। सही कहा। और ये जो डर है ना, इसकी शुरुआत अक्सर अदालत से नहीं होती। ये शुरू होता है पुलिस स्टेशन की सीढ़ियों से। कोर्ट तक पहुंचने से बहुत पहले हमें यह समझना होगा कि कोई मामला शुरू कैसे होता है। बिल्कुल। पुलिस के पास कितनी ताकत है ये जानना जरूरी है। हाँ, जैसे एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अभी मैंने शुरुआत में इसे मीनू कार्ड कहा था, तो क्या सच में एफआईआर का मतलब अपराध साबित होना नहीं है? एकदम नहीं। एफआईआर को लेकर समाज में जो एक हवा बना हुआ है ना, उसे तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर हम इसे उसी मीनू कार्ड वाले उदाहरण से समझें। हाँ, बताइए। तो मीनू कार्ड सिर्फ ये बताता है कि किचन में क्या क्या पक रहा है या क्या परोसा जाएगा। वो अपने आप में असली खाना तो नहीं है ना। वो तो सिर्फ एक लिस्ट है। ठीक उसी तरह एफआईआर सिर्फ शिकायतकर्ता का एक आरोप है, उसका एक दावा है। वो अपने आप में कोई फाइनल प्रूफ या सबूत नहीं है कि अपराध हुआ ही है। अच्छा, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, मतलब एक कॉन्ट्राडिक्शन है। कैसा विरोधाभास? अगर एफआईआर केवल एक आरोप है, सिर्फ एक दावा है, और अदालत बाद में सबूत मांगती है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि एफआईआर दर्ज होते ही समाज में किसी भी व्यक्ति की इज्जत तुरंत धूल में मिल जाती है? लोग तो तुरंत जज करने लगते हैं। वही तो, नौकरी पर खतरा आ जाता है। क्या ये कानूनी प्रक्रिया होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी सामाजिक सजा नहीं है? ये एक बेहद गंभीर सवाल है और यही हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। हम लोग आरोप को ही अपराध मान लेने की जल्दबाजी करते हैं, लेकिन कानून बहुत अलग तरीके से काम करता है। तो कानून की नजर में क्या होता है? जो टेक्स्ट वार्तालाप हम देख रहे हैं उसमें ललिता कुमारी बनाम यूपी सरकार नाम के सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले का जिक्र है। अच्छा, ललिता कुमारी केस, इसमें क्या था? इस फैसले ने पुलिस के लिए ये अनिवार्य कर दिया कि जब भी उनके पास किसी संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस जैसे मर्डर, चोरी या धोखाधड़ी की सूचना आएगी तो उन्हें बिना किसी देरी के एफआईआर दर्ज करनी ही होगी। मतलब पुलिस मना नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं। पुलिस ये नहीं कह सकती कि हम पहले जांच करेंगे फिर एफआईआर लिखेंगे। आहो, तो इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस के हाथ एक तरह से बंधे हुए हैं। अगर कोई किसी पर झूठा आरोप भी लगाए और वो अपराध गंभीर श्रेणी का हो तो पुलिस को एफआईआर लिखनी ही पड़ेगी। ठीक यही बात है और इसीलिए झूठे मामलों की संख्या भी इतनी बढ़ती है। लेकिन असली कानूनी खेल एफआईआर दर्ज होने के बाद शुरू होता है, जिसे हम इन्वेस्टिगेशन या जांच कहते हैं। हाँ, पुलिस का भी अपना एक बहुत ही सख्त पदानुक्रम या हायरार्की होती है। कांस्टेबल जमीनी स्तर पर मदद करते हैं
वो तो सबसे बेसिक लेवल हो गया। हाँ, लेकिन किसी भी मामले की जांच का जो असली कंट्रोल होता है वो आमतौर पर सब इंस्पेक्टर यानी एसआई के हाथ में होता है। अच्छा, ऐसा इंचार्ज होता है जांच का। उसके ऊपर थाने का इंचार्ज यानी एसएचओ होता है और फिर पूरे जिले की कमान एसपी या डीसीपी के पास होती है। तो एसआई का काम क्या है फिर? एसआई का काम होता है सबूत इकट्ठा करना, गवाहों से पूछताछ करना। अगर उसे अपनी जांच में ये मिलता है कि एफआईआर में लगाए गए आरोप का कोई सबूत ही नहीं है, मतलब दावा झूठा निकला। एग्जैक्टली, तो पुलिस कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट लगा देती है, मामला वहीं खत्म। मामला खत्म। लेकिन ये जांच का समय ही तो वो दौर होता है जब पुलिस के नाम का खौफ सबसे ज्यादा होता है। कोई भी आम इंसान सोचता है कि पुलिस घर आएगी, कॉलर पकड़ेगी और सीधे लॉकअप में डाल देगी। हाँ, टीवी और फिल्मों ने यही इमेज बना रखी है। वही तो क्या गिरफ्तारी को लेकर भी कुछ नियम है या पुलिस जब चाहे किसी को भी उठा सकती है? यहीं पर वो लाइफ एलएलबी का सबसे जरूरी हिस्सा आता है, जो ढाल की तरह काम करता है। हमारा संविधान पुलिस को असीमित शक्तियां नहीं देता। मतलब रूल्स है। बिल्कुल। अनुच्छेद 21 हर इंसान को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है और अनुच्छेद 22 सीधे तौर पर गिरफ्तारी से जुड़े अधिकार तय करता है। तो अगर पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो क्या अधिकार है? सबसे पहले गिरफ्तारी का कारण जानने का पूरा अधिकार है, अपने वकील से बात करने का अधिकार है। और वो जो 24 घंटे वाला नियम होता है? हाँ, सबसे बड़ी बात, पुलिस किसी को भी 24 घंटे से ज्यादा अपनी हिरासत में नहीं रख सकती। उन्हें उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। और एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, चुप रहने का अधिकार। चुप रहने का अधिकार मतलब फिल्मों में जो दिखाते हैं कि पुलिस मार मार के कबूल करवा रही है और साइन करवा रही है, वो कानूनी रूप से कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल मायने नहीं रखता। इसे कानून की भाषा में सेल्फ इंक्रिमिनेशन से बचाव कहते हैं। कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को खुद के ही खिलाफ गवाही देने या जुर्म कबूल करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और पुलिस के सामने दिया गया कबूलनामा आमतौर पर अदालत में सबूत के तौर पर मान्य भी नहीं होता। अच्छा, ये तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा। और गिरफ्तारी के डर को कम करने के लिए ही इन दस्तावेजों में अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य के फैसले का बहुत प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है। ये खासकर उन मामलों से जुड़ा है जहां पारिवारिक विवादों को सीधे क्रिमिनल केस बना दिया जाता था। राइट, एकदम सही। विशेष रूप से धारा 498A यानी दहेज प्रताड़ना के मामलों में। हाँ, जहां पूरा परिवार लपेटे में आ जाता था। बिल्कुल। एक समय था जब ऐसी शिकायत मिलते ही पुलिस पति और उसके पूरे परिवार को तुरंत गिरफ्तार कर लेती थी, लेकिन अरनेश कुमार जजमेंट ने इस पूरी व्यवस्था को बदल दिया। तो अब क्या नियम है? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जिन अपराधों में सजा 7 साल से कम है उनमें पुलिस सीधे गिरफ्तारी नहीं कर सकती। 7 साल से कम सजा वाले मामलों में सीधे अरेस्ट नहीं। हाँ, उन्हें पहले धारा 41A के तहत एक नोटिस देना होगा और उस व्यक्ति को जांच में शामिल होने के लिए बुलाना होगा। गिरफ्तारी तभी हो सकती है जब कोई बहुत ही असाधारण परिस्थिति हो। ये समझना वाकई राहत देता है कि पुलिस की ताकत असीमित नहीं है। अब मान लेते हैं कि पुलिस की जांच पूरी हो गई, सबूत मिले और पुलिस ने अदालत में चार्जशीट यानी आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अब असली कानूनी लड़ाई शुरू होती है। राइट। अब ये मामला पुलिस स्टेशन की दहलीज पार करके अदालत के चक्रव्यूह में प्रवेश करता है। अदालत का ये जो ढांचा है ना, ये अपने आप में किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। बिल्कुल, एक आम इंसान तो वहां जाकर ही चकरा जाए। सोर्सेस से पता चलता है कि ये सीढ़ियों की तरह है। सबसे नीचे मजिस्ट्रेट या निचली अदालत, फिर जिला अदालत, उसकी ऊपर हाई कोर्ट और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। सही कहा। और यहाँ 2 सबसे बड़े शब्द सुनने को मिलते हैं, सिविल केस और क्रिमिनल केस। इन दोनों के बीच के फर्क को समझना कानूनी साक्षरता की ABCD है। बुनियादी रूप से ये दोनों बिल्कुल अलग दुनिया हैं। अगर हम इसे खेल की नजरिए से देखें तो क्या हम कह सकते हैं कि सिविल केस किसी फुटबॉल मैच में रेफरी द्वारा दी गई पेनल्टी की तरह है? अच्छा, कैसे? जैसे संपत्ति का विवाद हो गया, पैसे की लेन देन का मामला या तलाक। इसमें रेफरी खिलाड़ी को मैदान से बाहर नहीं निकालता, बस उस पर कुछ जुर्माना लगाता है या नुकसान की भरपाई करने को कहता है। कोई जेल नहीं जाता। बढ़िया एनालॉजी है। लेकिन क्रिमिनल केस जैसे हत्या, धोखाधड़ी या गंभीर मारपीट, ये सीधा रेड कार्ड है। इसमें खिलाड़ी को सिर्फ जुर्माना नहीं देना, उसे सीधे टूर्नामेंट से बाहर यानी जेल जाना पड़ता है। ये समझने के लिए एक बहुत ही अच्छी रूपरेखा है।
सिविल मामले अधिकारों और मुआवजे की बात करते हैं, जबकि क्रिमिनल मामले समाज के खिलाफ अपराध और उसकी सजा यानी जेल की बात करते हैं। लेकिन यहाँ एक जमीनी सवाल उठता है। अक्सर हम देखते हैं कि दो लोगों के बीच बिजनेस का कोई पैसे का विवाद है, जो पूरी तरह से एक सिविल मामला होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक पार्टी दूसरी पार्टी पर धोखाधड़ी या चीटिंग की क्रिमिनल एफआईआर दर्ज करवा देती है। क्या ये हमारे सिस्टम की एक बहुत बड़ी खामी नहीं है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ सामने वाले पर भयानक मानसिक दबाव बनाने के लिए किया जाता है? ये सिर्फ एक खामी नहीं है, बल्कि ये कानूनी प्रक्रिया का सबसे आम दुरुपयोग है। दस्तावेजों में इस बात को स्वीकारा गया है कि कानून कमजोर को ताकत देने के लिए बने थे, लेकिन आज इनका इस्तेमाल हथियार के तौर पर हो रहा है, समझौता कराने के लिए। एग्जैक्टली। सिविल केस में सालों लग जाते हैं और कोई जेल नहीं जाता। इससे लोग सामने वाले को डराने के लिए उसे क्रिमिनल केस का रंग दे देते हैं। और ठीक इसी जगह पर जमानत या बेल का पूरा विज्ञान समझना जरूरी हो जाता है। बेल का नाम आते ही दिमाग में वही फिल्मी दृश्य आता है, जहां वकील एक कागज फड़फड़ाता हुआ कोर्ट रूम में घुसता और कहता है, माय लॉर्ड, बेल मिल गई है। हाँ, फिल्म में बहुत ड्रामा ऐड कर देती हैं। असल दुनिया में इस बेल का मैकेनिज्म काम कैसे करता है? जज ये तय कैसे करता है कि किसे बेल देनी है और किसे नहीं? असल जिंदगी में ये इतना नाटकीय नहीं होता, ये पूरी तरह से तकनीकी होता है। अपराध दो श्रेणियों में बटे होते हैं, जमानती यानी बेलेबल और गैर जमानती यानी नॉन बेलेबल। तो जमानती अपराध कौन से होते हैं? जमानती अपराध वो होते हैं जो कम गंभीर होते हैं। इनमें बेल पाना आपका अधिकार है। आप पुलिस स्टेशन या मजिस्ट्रेट के पास जमानत बॉन्ड भरते हैं और बाहर आ जाते हैं। और गैर जमानती में? पेच वहीं फंसता है, वहां बेल अधिकार नहीं रह जाता। ये पूरी तरह से जज के विवेक पर निर्भर करता है। तो ये विवेक काम कैसे करता है? मतलब जज किन आधारों पर यह फैसला लेता है? जज मुख्य रूप से 3 या 4 चीजें देखता है। पहला, क्या ये व्यक्ति भाग सकता है, जिसे फ्लाइट रिस्क कहते हैं। हाँ, जैसे देश छोड़कर भाग जाना। हाँ। दूसरा, क्या बाहर जाकर ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा या गवाहों को डराएगा। और तीसरा, अपराध की गंभीरता कितनी है। अच्छा, इन चीजों पर बेल डिसाइड होती है। अगर जज को लगता है कि इनमें से कोई खतरा नहीं है, तो वो गैर जमानती अपराध में भी बेल दे देता है। और इसमें बचाव के लिए एक अग्रिम जमानत भी होती है। अग्रिम जमानत यानी एंटिसिपेटरी बेल? हाँ। अगर किसी को लगता है कि उस पर झूठा केस होने वाला है, तो वो पुलिस के गिरफ्तार करने से पहले ही कोर्ट जाकर ये अग्रिम जमानत ले सकता है। ये तो बहुत काम की जानकारी है। और अब तो पूरी की पूरी कानूनी व्यवस्था का नाम और ढांचा ही बदल गया है। बिल्कुल, नए कानून आ गए हैं। अंग्रेजों के जमाने की आईपीसी अब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस बन गई है। जो सीआरपीसी प्रक्रिया तय करती थी, वो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस है। और एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम बना दिया गया है। हाँ, तो क्या ये सिर्फ नाम बदले हैं? नहीं, ये बदलाव सिर्फ किताबों के कवर बदलने तक सीमित नहीं है। हालांकि न्याय का बुनियादी सिद्धांत वही है, लेकिन इन नए कानूनों ने पूरी व्यवस्था को आधुनिक बनाने की कोशिश की है। जैसे कोई उदाहरण? उदाहरण के लिए बीएनएसएस में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं को बहुत ताकत दी गई है। अब ईएफआईआर का प्रावधान है, मतलब ऑनलाइन एफआईआर। हाँ, और सबसे बड़ी बात, पुलिस को अपनी तलाशी या जब्ती की वीडियोग्राफी करनी होगी। वाओ, वीडियोग्राफी, ये तो गेम चेंजर है। बिल्कुल, ये आम इंसान के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि वीडियोग्राफी होने से पुलिस द्वारा झूठे सबूत प्लांट करने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। ये डिजिटल बदलाव तो वाकई एक ढाल बन सकता है, लेकिन अदालत के ढांचे और इन नए कानूनों को समझ लेने के बाद भी एक आम इंसान जब पहली बार किसी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में कदम रखता है ना, तो जो चीज उसे सबसे ज्यादा डराती है वो है वहां की भाषा। उफ, वो भारी भरकम लीगल जार्गन। वही भारी भरकम उर्दू और फारसी के शब्द। आज के दस्तावेजों में एक कोर्ट हिंदी डिक्शनरी का जिक्र है, जो आम आदमी के लिए बनाई गई है। और मैं बता रही हूँ, ये डिक्शनरी असल में 70% मानसिक दबाव को वहीं खत्म कर देती है। कैसे? जब कोर्ट का मुंशी कहता है कि अभियुक्त को बुलाओ या जिरा होने वाली है, तो आम आदमी घबरा जाता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। चलिए फिर इस डिक्शनरी को थोड़ा डिकोड करते हैं। अभियुक्त का मतलब बस इतना है कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है, यानी अक्यूज्ड। बिल्कुल। वादी वो इंसान है जिसने शिकायत दर्ज कराई है, कंप्लेनेंट। हलफनामा यानी एफिडेविट, जो कुछ और नहीं बल्कि एक कागज पर कसम खाकर लिखी गई बात है। हाँ, बहुत सिंपल है। लेकिन ये जिरा क्या होती है, जिसे अंग्रेजी में क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं? ये कोर्टरूम में काम कैसे करता है? जिरा कोर्टरूम का सबसे अहम और तनावपूर्ण हिस्सा होता है। यह सिर्फ साधारण सवाल जवाब नहीं है।
तो फिर क्या होता है इसमें? सवाल पूछता है जिससे उस गवाह की कहानी में छेद किए जा सकें। मतलब उसको फंसाने की कोशिश। हाँ, उसका समय, जगह या घटनाओं का क्रम वकील उसे उलझाने की कोशिश करता है ताकि वो खुद की ही बातों का विरोधाभास कर दे। अगर गवाह झूठ बोल रहा है तो जिरा वो छलनी है जो सच और झूठ को अलग कर देती है। बाप रे। और इन सब के बीच एक शब्द जो पूरे देश को रटा हुआ है, तारीख पे तारीख, यानी स्थगन या एडजर्नमेंट। हाँ, सनी देओल का डायलॉग तो सबको याद है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये तारीखें तय कौन करता है? ये बहुत कम लोग जानते हैं। अगर हम अदालत के स्टाफ की बात करें तो मैं इनकी तुलना किसी फिल्म क्रू से करना चाहूंगा। फिल्म क्रू कैसे? जज बेशक उस कोर्ट रूम का डायरेक्टर है, वो एक्शन बोलता है और अंतिम फैसला सुनाता है, लेकिन जो कोर्ट के कर्मचारी हैं जैसे पेशकार या अहलमत, वो उस फिल्म के प्रोडक्शन मैनेजर हैं। उनके बिना सेट पर लाइट नहीं जलती। अभी कानून और कोर्ट रूम की असली हकीकत आपस में टकराते हैं। मतलब जज के हाथ में सब कुछ नहीं है। जज फैसला देता है जरूर, लेकिन कोई फाइल जज की टेबल तक कब पहुंचेगी ये निचला स्टाफ तय करता है। पेशकार जज का एक तरह से मैनेजर होता है। अच्छा, पेशकार मैनेजर है। हाँ, अगली तारीख क्या होगी ये पेशकार ही डायरी में नोट करता है। अहलमत वो अधिकारी होता है जिसके पास केस की मुख्य फाइल का पूरा रिकॉर्ड होता है। और मुंशी? मुंशी वकीलों के सहायक होते हैं जो सारा कागजी काम करते हैं। पैरोकार भी होता है जो केस को फॉलो करता है। तो ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है? मतलब ये जो तारीख पे तारीख मिलती है, इसके पीछे क्या सिर्फ कानून की पेचीदगी है या इस निचले स्टाफ की कोई चाल? एक अहलमत कैसे केस को टाल सकता है? यहीं पर सारा खेल होता है। मान लीजिए किसी केस की सुनवाई आज होनी है। अहलमत जानबूझकर उस फाइल को फाइलों के बंडल में सबसे नीचे रख देगा। सबसे नीचे? बस इतना सा काम? हाँ, जब तक उस फाइल का नंबर आएगा तब तक कोर्ट का समय खत्म हो चुका होगा और जज उठकर जा चुके होंगे। अरे यार। फिर पेशकार कह देगा आज समय नहीं, अगली तारीख ले लीजिए। इस तरह बिना किसी कानूनी अड़चन के सिर्फ फाइल को नीचे रखने भर से एक केस महीनों लटक सकता है। ये तो बहुत ही हताश करने वाली बात है। क्या हम इस निचले स्तर के स्टाफ, पेशकार और अहलमत के बंधक बनकर रह गए हैं? एक तरह से हाँ। और क्या यही वो जगह नहीं है जहां से भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी शुरू होती है? दुर्भाग्य से यही कड़वा सच है। दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि फाइल को जज के सामने पेश करने या कोई सुविधाजनक तारीख लेने के लिए पैसे मांगना गैर कानूनी है, लेकिन ये रोजमर्रा की बात है। तो फिर इससे बचें कैसे? और इसी से बचने के लिए इस चर्चा का अगला हिस्सा, जिसे सर्वाइवल टूल किट कहा गया है, वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक आम इंसान इस सिस्टम से बचे कैसे? अगर कोई पेशकार रिश्वत मांगता है तो किताबी उपाय तो यह है कि जज से सीधे लिखित शिकायत कर दें या आरटीआई लगा दें। थ्योरी में तो यही है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल बात करें, एक आम इंसान जो पहले ही कोर्ट कचहरी से डरा हुआ है, जिसे जेल जाने का खौफ है, क्या वो उसी पेशकार से पंगा लेने की हिम्मत करेगा जिसके हाथ में उसकी फाइल है? बिल्कुल नहीं करेगा। क्या ये डर ही इस भ्रष्टाचार को ऑक्सीजन नहीं दे रहा है? ये एक बहुत ही वाजिब आपत्ति है। सिद्धांत और व्यवहार में यही अंतर है। डरा हुआ इंसान कभी आरटीआई लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। तो फिर क्या उपाय है सोर्स के हिसाब से? दस्तावेजों में जो समाधान दिया गया है वो बहुत व्यवहारिक है। समाधान जज से लड़ने या स्टाफ से झगड़ा करने का नहीं है। समाधान दिखावे और जागरूकता का है। दिखावा? कैसा दिखावा? जब भी कोई व्यक्ति कोर्ट जाए तो उसके हाथ में एक डायरी और पेन होना चाहिए। डायरी और पेन? हाँ, जब तारीख मिले तो पेशकार से नजरें मिलाकर उस तारीख को डायरी में नोट करना चाहिए। ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है। अच्छा, साइकोलॉजिकल प्रेशर। बिल्कुल। भ्रष्ट कर्मचारी हमेशा सबसे डरे हुए और अज्ञानी व्यक्ति को अपना शिकार बनाते हैं। जब आप ये दिखाते हैं कि आपको प्रक्रिया पता है, आप अपनी फाइल ट्रैक कर रहे हैं, तो वो पेशकार आपसे उलझने से बचेगा। क्या बात है। ये तो एक बहुत ही शानदार हैक है। मुझे कुछ नहीं पता वाले माइंडसेट से बाहर निकलकर मैं नजर रख रहा हूं वाला माइंडसेट अपनाना। एग्जैक्टली। और इसी सर्वाइवल टूलकिट का दूसरा अहम हिस्सा झूठे मुकदमों से बचना है। अगर कोई पुलिस स्टेशन में बैठा है तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सबसे पहला और सुनहरा नियम, किसी भी हाल में चाहे कितना भी दबाव हो, किसी खाली कागज पर हस्ताक्षर न करें। खाली कागज पर कभी साइन नहीं करना है? कभी नहीं। अक्सर पुलिस कहती है कि साइन कर दो, हम बाद में बयान लिख लेंगे। ये सबसे बड़ी गलती है। और क्या ध्यान रखना है? दूसरी बात, घबराकर कुछ भी न बोलें। और आज के डिजिटल युग में जो सबसे बड़ी ढाल है, उसे दस्तावेजों में बहुत ही प्रभावी ढंग से समझाया गया है।
डिजिटल सबूत। डिजिटल सबूत, मैं तो इन्हें एक डिजिटल बॉडीगार्ड कहूंगा। डिजिटल बॉडीगार्ड, ये अच्छा टर्म है ना? ये एक ऐसा बॉडीगार्ड है जो कभी सोता नहीं है, ये कभी रिश्वत नहीं लेता और ये अदालत के कटघरे में कभी झूठ नहीं बोलता। बिल्कुल सही शब्द है। आज के समय में जब गवाह मुकर सकते हैं, इंसान झूठ बोल सकता है, तब आपका फोन आपका सबसे बड़ा वकील बन जाता है। जैसे कैसे काम आता है ये? मान लीजिए किसी पर आरोप लगता है कि उसने रात 8 बजे किसी शहर में अपराध किया है, लेकिन उसके फोन की गूगल टाइमलाइन या लोकेशन हिस्ट्री ये साबित कर देती है कि वो उस वक्त 200 किलोमीटर दूर था। अरे हाँ, लोकेशन तो झूठ नहीं बोलती। या फिर किसी ने धोखाधड़ी का झूठा केस किया है, लेकिन पुरानी व्हाट्सएप चैट्स पूरी कहानी का सच सामने ला देती हैं। तो अगर किसी के पास ये डिजिटल बॉडीगार्ड मौजूद है, तो क्या उसे फिर भी सालों तक इस निचली अदालत और पेशकार के चक्कर काटने पड़ेंगे? क्या इसका कोई शॉर्टकट नहीं है? बिल्कुल है, और यहीं पर हाई कोर्ट की शक्तियां काम आती हैं। हाई कोर्ट डायरेक्ट। हाँ, अगर किसी व्यक्ति के पास ये साफ साफ डिजिटल सबूत है कि एफआईआर पूरी तरह से मनगढ़ंत है, तो उसे निचली अदालत में सालों बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो वो क्या कर सकता है? वो इन सबूतों के साथ सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। हाईकोर्ट के पास ये विशेष शक्ति होती है कि वो एक पल में उस झूठी एफआईआर को रद्द कर सकता है, जिसे कानूनी भाषा में क्वाश करना कहते हैं। एकदम सही, क्वाश करना। और इतना ही नहीं, इसके बाद उस झूठे शिकायतकर्ता पर मानहानि यानी डिफेमेशन का केस भी ठोका जा सकता है। वाओ! तो अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा को एक धागे में पिरोएं, तो ये लाइफ एलएलबी कुछ धाराओं को रटने की क्लास नहीं है, ये असल में एक सर्वाइवल गाइड है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा का जो निष्कर्ष है, वो एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल फॉर्मूले पर टिका है। और वो फॉर्मूला क्या है? आपके अधिकार प्लस कानूनी प्रक्रिया की समझ प्लस आपके डिजिटल सबूत और प्लस आपकी रणनीति, इन चारों को मिला दें तो बनती है पूरी कानूनी सुरक्षा। क्या बात है! अधिकार, प्रक्रिया, सबूत और रणनीति। हाँ, अगर ये पता है कि एफआईआर अंतिम सच नहीं है, गिरफ्तारी के नियम क्या है, अदालत का पेशकार कैसे काम करता है और डिजिटल सबूतों को कैसे सहेजना है, तो कोई भी भ्रष्ट सिस्टम किसी निर्दोष को नहीं तोड़ सकता। ये एक बेहद सशक्त और हिम्मत देने वाला निष्कर्ष है। सच में ज्ञान ही असली ताकत है। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही अलग सा विचार आ रहा है। बताइए, क्या सोच रहे हैं आप? मैं सोच रहा था कि आज हमने देखा कि इंसान झूठ बोल सकता है, गवाह डर सकते हैं और अदालत के निचले स्तर पर अहलमत या पेशकार फाइल को ऊपर नीचे करके पूरे सिस्टम को पंगु बना सकते हैं। हाँ, ये तो हमने डिस्कस किया। लेकिन जिस तेजी से हमारा ये डिजिटल बॉडीगार्ड यानी डेटा, लोकेशन, चैट्स अदालत में सबसे विश्वसनीय सबूत बन रहा है और नई संहिता में EFIR भी आ रही है, राइट। तो क्या ऐसा समय आने वाला है जब ये पूरा सिस्टम इंसानों पर निर्भर ही न रहे? ये सोचने वाली बात है कि क्या भविष्य की अदालतों में हमें इंसानी गवाहों और फाइलों के बंडलों से ज्यादा डेटा और एल्गोरिदम पर भरोसा करना पड़ेगा? ये बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। क्या तकनीक और सॉफ्टवेयर भविष्य में उस पेशकार की जगह ले लेंगे, जिससे फाइल छुपाने या अगली तारीख के लिए रिश्वत मांगने की गुंजाइश ही हमेशा के लिए खत्म हो जाए? अगर ऐसा हुआ तो वो सच में एक रेवोल्यूशन होगा। बिल्कुल, इस विचार पर जरूर सोचिएगा। आज की इस विस्तृत और ज्ञानवर्धक चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।